हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूँ एबीजी के ऑनलाइन से। आइए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर अपना रिवीजन करते हैं। प्रीवियस लेक्चर तक हम चैप्टर नंबर 3 तक रिवाइज कर चुके हैं वन शॉट में। अब आइए चैप्टर नंबर 4 बिजनेस स्टडीज़ का, दैट इज़ प्लानिंग, इसको हम रिवाइज करें। ये वीडियो प्रीवियस वीडियोस की तरह रिवीजन का ही रहेगा। डिटेल अगर जाननी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट हमने पूरी दे रखी है, वहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं। और रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है तो आप इस वीडियो में आगे बढ़ें। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के मीनिंग से। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है। प्लानिंग का मतलब व्हाट वी वांट टू अचीव इन फ्यूचर एंड हाउ इट इज़ टू बी अचीव्ड। क्या अचीव करना और कैसे अचीव करोगे, ये आता है प्लानिंग में। जैसे सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया है, जैसे कोई बच्ची है, ये कह रही है व्हेन आई ग्रो अप आई विल बी अ डॉक्टर, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है, इन्होंने ये डिसाइड किया है। अभी डॉक्टर कैसे बन सकती हैं? 10th क्लास इन्हें साइंस मैथ लेनी होगी, फिर 11th 12th पीसीबी लेना होगा, उसके बाद एमबीबीएस इनको करना होगा, उसके बाद ये डॉक्टर बन सकती हैं। हालांकि आगे के कोर्सेज भी एमडी वगैरह के। तो हाउ इट इज़ टू बी डन का सॉल्यूशन है ये, ठीक है ना। यही होता है प्लानिंग। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है? ऑर्गेनाइजेशन को ये करना हो सकता है कि 20% प्रॉफिट बढ़ाना है, ये उनका टारगेट है। और कैसे बढ़ाएंगे? हो सकता है डिस्काउंट ज़्यादा दें, हो सकता है उधार जो पहले नहीं देते थे अब उधार देना चालू कर दें। ये ऐसे अचीव करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया प्लानिंग का मीनिंग। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन एंड हाउ इट इज टू बी डन। ये होता है प्लानिंग का मतलब। बजाय फीचर्स के पहले मैंने इसमें स्टेप्स रखे हैं प्लानिंग में। स्टेप्स इन प्लानिंग प्रोसेस, कैसे कैसे प्लानिंग करते हैं। पहला है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। पहले तो आपको अपने टारगेट डिसाइड करने पड़ेंगे। जैसे हमने अपना टारगेट डिसाइड किया, प्रॉफिट बढ़ाना है, ठीक है ना। और ये जो ऑब्जेक्टिव है वेल डिफाइंड होने चाहिए, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होने चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपिंग प्लानिंग प्रेमिसेस। प्लानिंग प्रेमिसेस का मतलब है एजम्पशंस। कुछ चीज़ें एज्यूम करके चलनी पड़ती हैं फ्यूचर को लेकर के, क्योंकि आप प्लानिंग फ्यूचर के लिए कर रहे हो ना। तो फ्यूचर के लिए कुछ चीज़ें आपको एज्यूम करनी है। पॉजिटिव चीज़ें भी एज्यूम कर सकते हो, नेगेटिव भी एज्यूम कर सकते हो। जैसे सपोज हम एज्यूम कर सकते हैं, सपोज हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फेवर में ही जाएंगी। ये इसका नेगेटिव भी आप एज्यूम कर सकते हो। इवन ये भी एज्यूम कर सकते हो आज हमारी जितनी सेल है ना, फ्यूचर में शायद उतनी नहीं हो पाएगी सेम प्रोडक्ट पे, क्योंकि फिर कंपटीशन आने का डर है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें एज्यूम हमें करके चलनी होती हैं। सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो हमने अपना टारगेट सेट किया ना प्रॉफिट बढ़ाने का, अब वो टारगेट कैसे कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे कैसे अचीव कर सकते हो, जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उसकी चर्चा यहाँ पे होती है। सेल को हमें देखिए प्रॉफिट बढ़ाना है तो थोड़ा सा सेल बढ़ानी पड़ेगी। सेल बढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है? प्राइस कम कर दो, डिस्काउंट देना चालू कर दो, ठीक है ना। और भी तमाम तरीके हो सकते हैं, तो उन्हें आइडेंटिफाई करो। नेक्स्ट स्टेप, अब देखिए किस ऑल्टरनेट का क्या फायदा नुकसान है, यहां पे करेंगे इवेल्युएशन। इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जो डिफरेंट ऑप्शन है ना हमारे टारगेट को अचीव करने के, उनके प्लस माइनस पॉइंट्स को यहां पे डिस्कस करेंगे। अभी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अभी प्लस माइनस पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट स्टेप, सिलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेट। जो हमारे लिए बेस्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्काउंट देना ठीक रहेगा, प्राइस को कम करना ठीक रहेगा, या कोई और टेक्निक सही रहेगी, उस जो भी हमारे लिए बेस्ट है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मोबाइल हम खरीदने जाते हैं तो तमाम ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, हम तमाम फ़ोन्स का कन्फिग्रेशन अलग अलग चेक कर सकते हैं और अपना डिसीजन ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन हो गया, सही मायने फैसला तो इसी स्टेप में लिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। फॉर्मुलेटिंग डेरिवेटिव प्लान। मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए एक सेकेंडरी प्लान बनाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा रामायण में से एग्जांपल लिया है। जैसे भगवान राम, इनकी हेल्प करने के लिए हनुमान जी भी आए थे। ये डेरिवेटिव प्लान में ही कहे जा सकते हैं एक तरीके से। मेन प्लान को सपोर्ट करने के लिए डेरिवेटिव प्लान हम बना रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं प्लान बी, वो है ये। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इम्प्लीमेंटिंग द प्लान।
जो प्लान बनाया है, जो आपने ऑप्शन सिलेक्ट किया था ना, अब उसको इम्प्लीमेंट कर दो, उसको अप्लाई कर दो ऑर्गेनाइजेशन में, बता दो कि हम प्राइस कम कर रहे हैं या डिस्काउंट देंगे, जो भी आपने डिसीजन लिया है इम्प्लीमेंट कर दो। नेक्स्ट स्टेप, फॉलो अप एक्शन। जो प्लान आपने इम्प्लीमेंट किया है देखते रहो कि वर्कर उसको फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को चेक करना कि फॉलो अप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये लास्ट स्टेप आ जाएगा, ठीक है ना। ये हो गए हमारे 8 स्टेप प्लानिंग प्रोसेस में जो कि हमने पढ़े थे। अब बात करते हैं प्लानिंग को और समझने के लिए फीचर्स की बात करते हैं प्लानिंग की। हेडिंग डाल देंगे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। पहला फीचर है प्राइमरी फंक्शन। ये पहला फंक्शन भी है और मेन फंक्शन भी है। बाकी के फंक्शन है ना मैनेजमेंट के, वो प्लानिंग पे ही डिपेंडेंट है। अगर प्लानिंग ही नहीं की है तो फिर क्या फ़ायदा आगे। यानी अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया 10th के बाद मुझे क्या लेना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, फ्यूचर में आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है तो आप पीसीबी लोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो सीए लोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो कॉमर्स लोगे, यूपीएससी वगैरह की तैयारी करनी है तो आर्ट्स लेना चाहिए आपको। तो पहले टारगेट अपने डिसाइड करोगे, उसी के बाद भी तो फिर आप आगे के फंक्शन कर पाओगे मैनेजमेंट के। इस वजह से इस सेंस में ये मेन फंक्शन है। बाकी के मैनेजमेंट के जो फंक्शन है ना वो प्लानिंग पे ही डिपेंडेंट है। प्लानिंग नहीं होगी आगे के फंक्शन हो ही नहीं पाएंगे। आगे का फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग। भाई रिसोर्सेज कैसे कलेक्ट करोगे जब ये पता ही नहीं है कि क्या टारगेट है, ठीक है ना। देखिए दूसरा फीचर देखते हैं। प्लानिंग का दूसरा फीचर है, दूसरी विशेषता ये है कि इट फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का फोकस रहता है कि ऑब्जेक्टिव हमारे अचीव होने चाहिए कैसे भी ना कैसे, तभी तो हम प्लान बी भी बना रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कौन किन किन तरीकों से हमारा प्लान सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेन फोकस प्लान का रहता है टारगेट अचीव करने पे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फ्यूचरिस्टिक, ऑब्वियसली। अब देखिए पास्ट में जो हो गया सो हो गया, उस पर तो पछताना बेकार है। प्लानिंग जो है फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं और पब्लिक भी इसी बात पे इंटरेस्टेड है। अब आगे आपके टारगेट क्या हैं। हालांकि कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में जाके हमने पढ़ा भी है कि प्लानिंग इज बैकवर्ड लुकिंग ऑल्सो, क्योंकि पिछले रिजल्ट के बेस पे हम आगे की प्लानिंग करते हैं। लेकिन आप फ्यूचरिस्टिक भी तो है ही है, क्योंकि प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए कर रहे हो ना, ठीक है ना। मैं रिपीट कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। प्लानिंग हम टारगेट हम जो है फ्यूचर के लिए सेट कर रहे हैं तो फ्यूचरिस्टिक है। और प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है, पीछे भी देखती है। कैसे देखती है, हम जो आगे के प्लान बना रहे हैं उसमें अपने पास्ट रिजल्ट्स को भी तो ध्यान में रखते हैं। जैसे सपोज हमारे हाफ ईयरली में प्री बोर्ड में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं, तो हो सकता है हम प्लानिंग ये करें कि अब इस सब्जेक्ट पे, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, अदर सब्जेक्ट्स में थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे टाइम। तो पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे भी तो हम आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। इन शॉर्ट प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक और बैकवर्ड लुकिंग दोनों ही है। आगे बढ़ेंगे। परवेसिव है। जब मैनेजमेंट परवेसिव है तो उसके फंक्शन भी परवेसिव है। प्लानिंग ना केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, गवर्नमेंट भी तो प्लानिंग कर रही है। 5 ईयर प्लान भी तो गवर्नमेंट बनाती थी, 2017 तक तो 5 ईयर प्लान थे ना। और प्लान तो गवर्नमेंट अभी बना रही है, नीति आयोग बनाता है ना। और जो इवन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी प्लानिंग करती हैं। हमारे घर में ही प्लानिंग होती है, हम भी तो प्लानिंग कर रहे हैं कि हमारे 95% से ऊपर आए हैं। प्लानिंग हर जगह बेटा, ठीक है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग आप कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो, इवैल्यूएशन कर रहे हो, तो 5th स्टेप भी आपको करना ही पड़ेगा। इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन तो करना ही पड़ेगा। खाली सोचते ही रह जाओ, डिसीजन नहीं ले पाओ तो ये भी प्लानिंग में नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें डिसीजन भी लेना है, यानी कि 5th स्टेप तक पहुंचना है आपको। अदरवाइज प्लानिंग आपकी इनकम्प्लीट है, प्लानिंग मानी नहीं जाएगी। फैसला तो लेना पड़ेगा किस रास्ते चलना है आपको। आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग कंटिन्यूस है। एक बार टारगेट बना लिए तो ये थोड़ी है कि फ्री हो गए। जब वो टारगेट अचीव हो जाएंगे तो फिर आप आगे के टारगेट बनाओगे। जैसे 12th में सपोज आपके 95% आ गए, मैं तो यही दुआ करूंगा आपके 95% के उससे भी ज़्यादा आ जाए। लेकिन फिर क्या आप 12th के बाद घर पे बैठ जाओगे? नहीं, फिर आगे की प्लानिंग करोगे, आगे के टारगेट बनाओगे। तो इस सेंस में कंटिन्यूस है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे उनके टारगेट सपोज अचीव हो गए, प्रॉफिट उन्हें बढ़ाना था, 30% से बढ़ गया प्रॉफिट, तो फिर नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट बनाएंगे वो। तो कॉन्टिन्यूस है प्लानिंग तो, है ना। आगे बढ़ते हैं। मेंटल एक्सरसाइज है, ह्यूमन एक्टिविटी है, मेंटल एक्सरसाइज है। जानवर वगैरह नहीं करते हैं,
जानवर वगैरह नहीं करते तभी तो टेंशन फ्री रहते हैं। आपने कहीं कभी किसी को सुना है किसी बंदर कुत्ते को डायबिटीज़ हो, थायराइड हो? ये इंसानों की टेंशन ज़्यादा रहती है। कोई मेंटल एक्सरसाइज कुछ लोग ज़्यादा ही कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसी बीमारियां जानवरों में देखने को नहीं मिलती हैं, डायबिटीज़ वगैरह, ये इंसानों में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ लोग सोच ज़्यादा लेते हैं। फीचर हो गए प्लानिंग के। अब देखते हैं प्लानिंग के फायदे। पहला फायदा, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। एक बार हम डिसाइड कर लेते हैं ना कि हमें करना क्या है, तो फिर हमारे सारा काम उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। हमने डिसाइड कर लिया कि 30% बढ़ाना है कैसे भी ना कैसे, तो फिर हम डिस्काउंट भी उसी हिसाब से देंगे, प्राइस भी उसी हिसाब से कम करेंगे, सेल्स प्रमोशन टेक्निक भी उसी हिसाब से यूज़ करेंगे अपना, है कि नहीं। डायरेक्शन मिल जाता है एक। जैसे हमें मालूम है कि हमें फ्यूचर में क्या बनना है, तो हम उसी डायरेक्शन में चलते हैं। जैसे चाइना में ना आज भी है, स्टार्टिंग में बच्चे का ब्लड सैंपल ले लेते हैं और माँ बाप को बता देते हैं कि आपका बच्चा बड़ा होकर ये बनेगा। हाँ, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये हकीकत है। तो फिर माँ बाप है ना उसी डायरेक्शन में उसको स्टार्टिंग से डालते रहते हैं ब्लड। और 70% प्रोबेबिलिटी इसी बात की होती है, 70% बच्चा वो ही बनता है आगे जाके जो बताया गया है। तो डायरेक्शन स्टार्टिंग में मिल जाती है कि नहीं। पहला फायदा तो ये है। नेक्स्ट है रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। वो प्लानिंग प्रीमिसेस करके चलते हो ना, आप एजम्पशन लेके चलते हो, तो पहले से आप प्रिपेयर रहते हो। जैसे आप अकाउंटेंसी पीवीडी वगैरह बनाते थे ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और भी तमाम चीज़ों के लिए प्रोविजन बना रहे हो, इमरजेंसी फंड्स बना रहे हो, तो फ्यूचर के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हो। तो प्लानिंग भी फ्यूचर के लिए आपको तैयार कर रहा है। तभी तो आप डेरिवेटिव प्लान बना रहे हो कि मेन प्लान में कुछ गड़बड़ हो गई तो सपोर्टिव प्लान भी आपका काम करेगा उस समय, है ना। तो अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक बेटर प्लानिंग से उसको रिड्यूस तो कर ही सकते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। जो फिफ्थ स्टेप था ना, वो प्लानिंग की वजह से ही हो पा रहा है। तो प्लानिंग में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन कौन से ऑप्शन है मेरे पास टारगेट को अचीव करने के, उनको एवेल्यूट भी कर रहे हो। अब आपने एवेल्यूशन कर लिया, अलग अलग देख लिया किस मोबाइल का क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप बेटर डिसीजन ले सकते हो अपने हिसाब से। ऐसी बिजनेसमैन ने भी एवेल्यूशन कर लिया, डिस्काउंट दूंगा तो इतना नुकसान होगा, प्राइस कम करूंगा तो इतना फ़ायदा नुकसान होगा, तो उस हिसाब से अपना कर लेंगे, वो डिसीजन मेकिंग कर लेंगे, क्योंकि प्लानिंग में ही पॉसिबल है। प्लानिंग इस मामले में हेल्प करती है। फैसिलिटेट्स मीन्स हेल्प करना। आगे बढ़ेंगे। रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्ट्स। ओवरलैपिंग का मतलब एक काम एक से ज़्यादा बार हो जाना, और वेस्टफुल यानी फालतू की एक्टिविटी हो रही है फिर अगर प्लानिंग नहीं है तो। पहली मीटिंग में डिसाइड हो चुका है क्या करना है और कैसे करना है, कौन कौन करेगा, तो ओवरलैपिंग होगी क्यों, पता है ना ये काम तो उसको करना है तो मैं क्यों करूं। तो डबल डबल काम नहीं होगा, डबल डबल आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे फिर। तो प्लानिंग में ये फायदा है। आगे बढ़ते हैं। बता दिया गया कि कैसे करना है, ऊपर से ऑर्डर आ गया प्राइस ही कम करना है, डिस्काउंट देना ही नहीं है, और ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा, प्लानिंग नहीं होगी, तो कुछ सेल्समैन डिस्काउंट भी देंगे, कुछ सेल्समैन प्राइस भी कम कर देंगे, तो वेस्टफुल एक्टिविटी ज़्यादा होंगी फिर उस केस में। आगे बढ़ते हैं। प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। यस, प्लानिंग करते समय हाँ कुछ इनोवेशन का स्कोप भी रहता है, कुछ हम और नए ज़माने के हिसाब से सोच करके अपना प्लान फॉर्मुलेट कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को शामिल कर सकते हैं प्लानिंग करते समय। तो इनोवेटिव आइडियाज़ भी, ठीक है ना, इनोवेटिव आइडियाज़ को भी शामिल कर सकते हैं, जिससे कि फर्म को अल्टीमेटली फ़ायदा हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। जो मैनेजमेंट का पांचवा फंक्शन है ना, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग आप तभी कर पाओगे जब आपने स्टैंडर्ड बना रखे, प्लानिंग कर रखी है। यहाँ पे प्लानिंग का मतलब स्टैंडर्ड्स ही हैं। जैसे आर्चरी वाला गेम देखते हैं ना ओलंपिक्स में, अब ऐसे स्टैंडर्ड बना रखे हैं। अब ये बीच में जिनका निशाना जाता है, एरो जाता है इस वाले पे, उसको मिलते हैं 10 मार्क्स, इसको 9, फिर 8, 7, 6 ऐसे होता है। स्टैंडर्ड बना रखा है आपने, तभी तो पता कर पा रहे हैं कि कौन सा जो आर्चर हो वो बेटर है। या जैसे सपोज ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमने वर्कर को नहीं बताया कि आपको कितनी यूनिट्स पैक करनी है, कितनी थैलियों की पैकिंग करनी है, और सपोज पूरे दिन में वो 10 पैकिंग करके जा रहे हैं, बस 10 थैलियों की, और फिर बाद में सुपरवाइजर बोले बस पूरे दिन में 10 पैकिंग का काम किया बस, तो पता है वर्कर क्या कह देगा, मैं खाली तो बैठा नहीं तो तुम्हारे आगे लगाऊंगा, तुम ही उधर उधर बुला लिया था मेरे को। लेकिन स्टैंडर्ड बना दोगे, नहीं 100 थैली तो पैक करनी है डेली,
तभी तो कंट्रोलिंग कर पाओगे। स्टैंडर्ड ही नहीं बना रखा तो क्या की कंट्रोलिंग है कि नहीं है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लानिंग है ना, उससे फायदे ही फायदे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, प्लानिंग की अपनी कुछ लिमिटेशन भी हैं। प्लानिंग में फायदे तो हैं और बाकी विजिबल भी फायदे हैं। मैं भी बच्चों से कहता हूँ टाइम टेबल बनाओ अपना, प्लानिंग करो, एक एक दिन का टाइम टेबल बनाओ कि इस टॉपिक का ये रिवीजन करना है, उसका फायदा तो होता है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? पहला है लीड्स टू रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल का अपोजिट है ये। एक तो होता है फ्लेक्सिबल, जरूरत पड़ने पे चेंज कर सकते हो, लेकिन प्लानिंग कर ली ना तो रिजिडिटी हो जाती है, चेंज नहीं कर सकते। जैसे सपोज हमने प्लानिंग कर रखी है कि उधार नहीं देना है किसी को, और इस तरीके से ये बैनर भी लगा रखा है कि ग्राहक राजा होता है और राजा कभी मोल भाव नहीं करता है, राजा कभी उधार नहीं मांगता है। अब जेन्युइन कस्टमर है, सालों से हमारे यहाँ ही से परचेस कर रहे हैं, तो उनको उधार दिया जा सकता है, बट ऊपर की पॉलिसी है, इसमें हम चेंज तो कर नहीं सकते। पॉलिसी भी तो प्लानिंग का ही पार्ट है ना। तो रिजिडिटी, तो ये प्लानिंग में कमी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। वर्कर के पास है ना कुछ बेटर आइडिया काम को करने का, और वो अपना सजेशन देगा भी। फ्योल ने लिखा तो है इनिशिएटिव, टेलर ने भी लिखा तो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, बट प्रैक्टिकली ये होता है, अगर हम बॉस को कोई सजेशन देंगे भी तो बॉस का एटीट्यूड यही रहेगा। समझ पा रहे ना? हाँ मालूम है, चल ठीक है ना, बॉस भी ये कहते हैं हाँ चल हमें मत सिखाए, जितना बोला उतना ही कर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिएटिविटी का स्कोप खत्म, जैसे कहा गया है वैसे ही करना है। भले ही वर्कर को मालूम है कि यार ये काम तो और आसानी से हो सकता है कि नहीं, हमें तो यही चाहिए, तो फिर ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन टाइम कंज्यूमिंग। टाइम भी तो लगता है, बिल्कुल लगता है। मीटिंग बैठेगी, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा, ठीक ना, और जरूर थोड़ी फर्स्ट मीटिंग में ही प्लान बन के तैयार हो जाए, फिर सेकंड मीटिंग बैठेगी, तो टाइम तो लगता ही बेटा। और कई बार तो हम एक्सपर्ट्स भी बुलाते हैं तो कॉस्ट भी लगती है। आइए देखते हैं आगे। कॉस्ट भी लगेगी। अब बोर्ड मीटिंग बैठ रहे हैं, हम सबको कम से कम समोसे तो खिलाओगे, चाय नाश्ता तो कराओगे कम से कम, और इनको नोटिस भी भेजोगे भैया आ जाओ मीटिंग अटेंड करने, और फिर मीटिंग कैंसिल हो गई तो फिर मीटिंग दोबारा बुलानी पड़ेगी, डिसीजन नहीं हो पाया तो। और कई बार इन मीटिंग्स में कोई एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं जिनकी राय ली जा रही है, उन्होंने पूरी सर्वे किया है, वो उनकी रिपोर्ट रखी जा रही है। जैसे सपोज हमें रेस्टोरेंट खोलना है तो जोमेटो स्विगी की राय ली जा सकती है उसमें, क्यों उनके पास तो पूरा डेटा है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो से भी बता चुका हूँ। तो वो फ्री में थोड़ी बताएंगे आपको कि किस एरिया में कौन से प्रोडक्ट का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, हमें पैसे लेंगे उस बात के। तो कॉस्ट भी है इसमें, टाइम भी लगती है, कॉस्ट भी लगती है। नेक्स्ट, डजंट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग आपने कर ली, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, दोनों ही कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि आप सक्सेसफुल हो ही जाओगे। जैसा सपोज देखिए क्रिकेट में ना दो बैट्समैन आराम से प्लानिंग कर रहे हैं, इस वाले बॉलर को टारगेट करते हैं, इसकी पहली बॉल पे छक्का मार देंगे, चलो ठीक है ना। तो जरूरी थोड़ी है कि ये जो प्लानिंग कर रहे हैं, आप ही बताओ, ये जो दोनों ये प्लानिंग कर रहे हैं, केएल राहुल और जो भी हैं, मनन है क्या है ये, ठीक है ना, तो ये दोनों जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, इस वाले बॉलर को अटैक करना है, पहली बॉल पे छक्का मार देंगे, तो जरूरी थोड़ी इस बार में सक्सेसफुल ही ना हो सकता है छक्का मारने की कोशिश करी और स्टंप आउट हो गए, गुगली फेंक दी उनने, या ऐसा हो भी सकता है कि यार छक्का मार भी दें, लेकिन गारंटी तो नहीं है ना। यही प्लानिंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ने गारंटी, मतलब प्लानिंग करी 30% से प्रॉफिट बढ़ा देंगे, जरूरी है बढ़ी जाए, है कि नहीं है, सक्सेस की गारंटी नहीं है, ठीक है ना। गोल ओरिएंटेड तो है बट सक्सेस की गारंटी नहीं। नेक्स्ट लिमिटेशन, मे नॉट वर्क इन अ डायनामिक सिचुएशन। चेंजिंग सिचुएशन में हो सकता है प्लानिंग आपकी काम ही ना करे, ठीक है ना। वो हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, योर प्लान और रियलिटी वाली इमेज मैंने आपको दिखाई थी, वही चीज़ है। आपने सिचुएशन जैसी सोची थी वैसी तो हुई नहीं, अलग से सिचुएशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप वाइस सिटी गेम आपने कभी ना कभी जरूर खेला होगा, जिसमें आपने ये आइसक्रीम का ठेला खरीदा है आइसक्रीम बेचने के लिए। सोचे थे आराम से आइसक्रीम बेचूंगा मस्त होके, $10 की एक आइसक्रीम बिकती है, मैंने भी खूब खिलाई गेम,
लेकिन इसमें एक कमी दी जाती है, आइसक्रीम बेचने चलती है, उसकी पुलिस आ जाती है, 1 स्टार हाईलाइट हो जाता है यहाँ पे, और पुलिस वाला ऐसा घूमता है जैसे उसने दरवाजा खोला तो ही गेम ओवर कर देता है वो। फिर बचने को इसमें तरीका क्या था, इधर उधर चक्कर लगाओ, फिर 8-10 आइसक्रीम बेचो, फिर 1 स्टार हाईलाइट हो जाता है, ये और उसमें दिक्कत है। तो आपने तो सोचा था आइसक्रीम आराम से बेच लोगे, लेकिन वो डायनामिक सिचुएशन चेंज हो गई ना, पुलिस वाले आ गए तो हो सकता है आपकी प्लानिंग वहाँ पे काम ना करे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सोच रही थी यार डिस्काउंट देके कम चल जाएगा काम, और कई बार तो ऐसा होता है डिस्काउंट देके भी नहीं चल रहा काम, और पता चलता है क्यों, पब्लिक को पता ही नहीं है कि इस पर डिस्काउंट मिल रहा है, एडवर्टाइजमेंट करना भूल गए। तो हो सकता है आपने जो प्लानिंग करी है वो चेंजिंग सिचुएशन में काम करे ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। या कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ही चेंज हो गया, उन्हें नहीं चाहिए आपका प्रोडक्ट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस भी थी प्लानिंग के अंदर। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान, हेडिंग डाल देंगे टाइप्स ऑफ प्लान। पहला है सिंगल यूज प्लान, या इसको बोल सकते हैं एडहॉक प्लान। ये एडहॉक प्लान ध्यान रखना है, इस नाम से पूछ सकते हैं। सिंगल यूज प्लान यानी कि मतलब वन टाइम यूजेबल है, फिर उसको दोबारा यूज ही नहीं करते। जैसे देखो पिक्चर से सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, मदर्स डे, अदर डेज। मदर्स डे पे सब लोग सेल्फी लेने आ गए मम्मी के साथ, या फादर डे पे सब लोग आ गए, या 15 अगस्त पे अपनी डीपी चेंज कर ली, देशभक्ति की भावना दिखा दी, फिर बाकी डेज में क्या कुछ नहीं। तो ऐसे प्लान है ना वो पर्टिकुलर डे में ही फॉलो होते हैं बस, फिर बाकी पूरे साल फॉलो नहीं होंगे। यही ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्टिकुलर प्लान एक सिंगल टाइम में ही फॉलो किया गया, फिर उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, ये होता है सिंगल यूज प्लान या एडहॉक प्लान, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जैसे कई बार यूट्यूब पे भी तो आप देखते हैं, जैसे अब हमारे चैनल का देख रहे हैं आप वीडियो, हम तो कह रहे हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे वो कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बाकायदा पैकेज होते हैं, और वो कहते हैं नहीं डिस्काउंट पहले आज के लिए डिस्काउंट मिल रहा है ना, जल्दी ग्रैब कर लो, 20% 30% महा बचत। तो वो सिंगल यूज प्लान है, वो पर्टिकुलर डे के लिए ही है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप ये वाला एग्जाम्पल नहीं लिख पाओगे। देखिए आगे बढ़ेंगे। ये थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया है, ऐसा नहीं कि मदर्स डे पे ही आप मम्मी के टुवर्ड्स आप अटैच हैं, बाकी डेज पे भी आपको रहना चाहिए लव योर पेरेंट्स बिफोर इट्स टू लेट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैंडिंग प्लान यानी रिपीटेड यूज वाले, जो बार बार यूज होंगे, एक ही दिन में नहीं बार बार यूज होंगे। जैसे कि आपकी पॉलिसी आप उधार नहीं देते किसी को, तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन उधार नहीं दे रहे हैं बाकी दिन उधार दे रहे हो, तो बाकी दिन भी उधार देना है आपको, ये होता है रिपीटेड यूज प्लान। मैंने एक बार देखा था एक ट्रैफिक हवलदार को किसी ने पर्सन ने लिफ्ट दे दी थी, तो ट्रैफिक हवलदार बड़ा खुश हो गया, उसने कोड बता दिया उसको कि तुम ये कोड, तुम्हारा कोई चालान काटे, तुम्हारी बाइक कोई रोक ले तो तुम ये कोड बता देना, तुम्हारा कोई चालान नहीं काटेगा। तो पहला सिग्नल उसने तोड़ दिया जानबूझ के चेक करने के लिए, उसने वही कोड बता दिया, जाने दिया उसको। दूसरा सिग्नल तोड़ा, उस पर भी जाने दिया। फिर नेक्स्ट डे बड़ा खुश हो गया वो, तो नेक्स्ट डे उसने सिग्नल तोड़ दिया, फिर उसने वो कोड बोला, फिर उसको पकड़ लिया। लेकिन वो ट्रैफिक हवलदार मुस्कुरा के बोला ये जो कोड है ना ये एक ही दिन चलता है, ठीक है ना, हर दिन का कोड अलग अलग होता है, सिंगल यूज प्लान। और वो कोड था क्या, पेप्सी था, पेप्सी था, नेक्स्ट डे का कोड कुछ और था, तो वो कोड सिंगल डे ही चला था, सिंगल यूज प्लान। अब वो कोड बार बार चल जाए तो स्टैंडिंग यूज प्लान, है ना, रिपीटेड यूज प्लान में आ जाएगा वो। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज प्लान में ही आता है ये ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बार बार तो ऑब्जेक्टिव आप डिसाइड करोगे नहीं, नहीं आपके पास 95% लेके आने हैं, टारगेट मुझे ये करना है, नहीं फिर 2 महीने बाद तो सोचा नहीं यार 70% ही आने, वही बहुत है। जैसे सपोज स्टार्टिंग में तो अप्रैल में तो बच्चे का रहता है 90% लेके आने बेटा, 90% लेके आऊँगा सर, और फिर 2 महीने बाद 80% अभी भी कहीं नहीं रखे सर मेरे, आराम से आ जाएंगे सर, और फिर 2 महीने बाद और 70%, और 1 महीने पहले पास ही हो जाऊँ, बस वही बहुत है। तो ऐसे, लेकिन बार बार ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिकली बिजनेसमैन ऐसे नहीं करेंगे, बार बार अपने ऑब्जेक्टिव रिवाइज नहीं करेंगे, सिंगल यूज प्लान ही है तो।
और हाँ, ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में रहना चाहिए। और प्लस दूसरी बात इसमें ये भी है, टाइम पीरियड भी फिक्स हो बेटा। ऐसा नहीं टारगेट तो बना दिया लेकिन ये नहीं दे रखा कि कब तक अचीव करना है, कब तक अचीव करना है ये भी लिखा हुआ होना चाहिए। ये होता है ऑब्जेक्टिव। जैसे हमने ऑब्जेक्टिव ये रखा था, प्रॉफिट बढ़ाना है हमें 30% तक, कब तक बढ़ाना है वो भी लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज पॉलिसी। पॉलिसी टॉप मैनेजमेंट बनाएगा भैया, क्या करना है क्या नहीं करना है, रिपीटेड यूज में आ जाएगा, जो कि वर्कर को लोअर लेवल को फॉलो करना ही होगा। एक तरह से डूज एंड डोंट्स। टॉप मैनेजमेंट ये कह सकता है ना कि यार उधार किसी को मत दो, ये पॉलिसी हो सकती है। एक पॉलिसी ये भी हो सकती है, हम तो रॉ मटेरियल उससे खरीदते हैं भाई, ABC से, उसी से खरीदेंगे, ठीक है ना, ये हमारी पॉलिसी है। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी हमेशा कॉम्पिटिटर के जो डिसीजन है उसको काउंटर करने के लिए फैसला लिया जाता है। स्ट्रेटेजी जैसे जियो की स्ट्रेटेजी ये थी यार, MS धोनी को लेकर के आए थे ये अपने ऐड में, और कहते हैं मोबाइल में देखो ऐड, इसमें आप पॉज कर सकते हो, स्पाइडर कैमरे का भी यूज़ कर सकते हो, है ना, और तमाम फीचर्स में दे रहे थे। तो देखो जो स्टार टीवी वो भी अपनी स्ट्रेटेजी लेकर के आए, ये वाली। जियो MS धोनी को लेकर के आए, तो स्टार टीवी विराट कोहली को लेकर के आ गए। इनकी भी फैन फॉलोइंग कम थोड़ी है। जियो कह रहा है चुपचाप देखो मैच मोबाइल में अपने आराम से चैन से कहीं पे भी बैठ के देखो। स्टार कह रहा है नहीं यार शोर मचाते हुए देखो, आनंद तो उसी में आता है, शोर मचा के देखो, ग्रुप में देखो मैच, उसमें आनंद आता है, टीवी पे देखो। चक्कर क्या है ना, स्टार टीवी ने ब्रॉडकास्टिंग राइट परचेज करे टीवी पे दिखाने के, और जियो ने परचेज कर रखे थे मोबाइल पे दिखाने के। अब तो खैर जियो हॉटस्टार इनका मर्जर हो गया है, कोलैब कर लिया इन्होंने आपस में, बजाय लड़ने के जियो हॉटस्टार पे आप देखते हो सारे मैचेस। पहले लेकिन अलग अलग थे ये थे। तो सामने वाले ने जो फैसला लिया ना उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है उसने प्राइस कम कर लिया तो हम भी अपना प्राइस कम कर लें, जैसे टेलीकॉम कंपनियां करती हैं, एक ने अपना रिचार्ज बढ़ाया, दूसरे ने भी बढ़ा दिया, तीसरे ने भी बढ़ा दिया, एक ने कम किया दूसरे को भी कम करना पड़ता है, फिर स्ट्रेटेजी हो गई। आगे देखते हैं प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या फॉलो करोगे आप, जैसे इस वाली पर्टिकुलर मूवी में प्रोसीजर फॉलो करते हैं ना डॉक्टर साहब, पहले लाइन में लगेंगे, फॉर्म भरेंगे, पैसे भरेंगे, उसके बाद इलाज चालू होगा। याद आ रहा है ना ये सीन। तो ये उस हॉस्पिटल का प्रोसीजर था मरीजों का इलाज करने के लिए। हर किसी का प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर हो सकता है कि कोई नया वर्कर आएगा तो उसको कैसे सिलेक्ट करना है, क्या प्रोसीजर है ना। एग्जाम में ये मत लिखा है ना, वांटेड मूवी में वो लिखा हुआ था कि वो, ये तो गलत हो जाएगा बेटा, ये खाली समझाने के लिए है। एग्जाम में क्या लिखे आओगे, जैसे स्टाफ सिलेक्शन प्रोसीजर, ये लिखे आओगे आप कि हम स्टाफ को कैसे सिलेक्ट करते हैं, टेस्ट लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, तमाम तरीके मेडिकल एग्जाम करेंगे, ठीक है ना, ये प्रोसीजर है। यानी कि कौन कौन से स्टेप फॉलो करोगे आप। नेक्स्ट इज रूल। ये भी स्टैंडिंग, ये रिपीटेड यूज पे। रूल में तो पेनल्टी लग जाएगी अगर वॉयलेट करी तो। जैसे कई बार हाईवे पे हम देखते हैं ना, ये 50 से ऊपर नहीं चलाना ये वाला व्हीकल, इसका मतलब यही है 50 की स्पीड से ऊपर नहीं होना चाहिए। और ऑफिस में हम ये देख सकते हैं, नो स्मोकिंग इन ऑफिस एरिया, ऑफिस में बीड़ी सिगरेट नहीं पीना है, या ऑफिस में मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, या जैसे प्रोडक्शन वाली साइट है तो वर्कर्स के हाथ में ग्लव्स होने चाहिए प्रॉपर, नहीं तो पता चल लकड़ी काट रहे हैं तो उनका उंगली भी कट गई मशीन में, ग्लव्स होने चाहिए। तो ये हमारा रूल है, जो रूल फॉलो नहीं करेगा उसमें पेनल्टी भी लग जाएगी, ठीक है ना। ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है, पॉलिसी तो फ्लेक्सिबल है, पॉलिसी चेंज कर सकते हो, रूल चेंज नहीं होते एक आएगी, ठीक है ना। रूल और पॉलिसी में यही डिफरेंस है। एक रूल मैंने ये भी देखा था, किसी पेट्रोल पंप पे देखा था मैंने, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, नो स्मोकिंग, और देखो नीचे छोटा छोटा लिखा है इन्होंने, वी नो योर लाइफ हैज नो वैल्यू बट पेट्रोल इज एक्सट्रीमली कॉस्टली। हमें पता है आपकी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं, लेकिन हमारा पेट्रोल बहुत महंगा है, यहाँ पे वो मत करो स्मोकिंग, नहीं तो पेनल्टी लगा देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो रूल में चेंज नहीं कर सकते आप। मेथड, किस मेथड से आप काम करोगे, वन बेस्ट मेथड सेलेक्ट कर लो। जैसे यहाँ पे पैसा कमाने का मेथड क्या था इन लोगों का, डबल डबल मूवी का स्टार्टिंग है इसी ने, वो अंडा मुंह में डाल देते हैं, अंडा फोड़ देते हैं, जैसे बाहर आता है उसको बेहोश करके उसका वॉलेट लूट लेते हैं। ये इनका मेथड है, शैतानी रास्ता जिसे बोलते हैं, शैतानी रास्ता बोलते हैं ना, खाली मूवी के स्टार्टिंग में वो शैतानी रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि
वो पहले वाली मूवी के एंड में तो सारे डोनेट करवा दिए पैसे, तो अब शैतानी रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो इनका तरीका क्या है पैसा कमाने का? तरीका, मेथड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का मेथड कौन सा हो सकता है काम करने का? ठीक है ना, वो मेथड पर्टिकुलर फॉलो करना होगा। आगे देखते हैं, बजट। बजट में ना केवल आपका फ्यूचर के लिए, मतलब ये हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होना चाहिए। सेल्स बजट भी हो सकता है, परचेज बजट भी हो सकता है, कैश बजट भी हो सकता है। इसमें मतलब कुछ स्टेटमेंट है क्वांटिटेटिव, किसी भी चीज़ का स्टेटमेंट हो सकता है कि हम यहाँ से पैसा उठाएंगे, इस चीज़ को, इसको भी बजट में ही आ जाएगा ये। यानी फ्यूचर प्लानिंग जो आप करने जा रहे हो वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में है। यहाँ पे भी वो तो ऑब्जेक्टिव है जो आपने डिसाइड किया है। यहाँ पे मतलब किन किन सोर्स से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से कैश फ्लो जनरेट होगा, कहाँ कहाँ कैश आउटफ्लो होगा, कैश बजट, सेल्स बजट, परचेज बजट, तमाम हो सकता है ये। आगे बढ़ते हैं और कई बार इसमें एक कॉलम और ऐड कर देते हैं, एस्टिमेटेड ये और एक्चुअल में कितना खर्चा हो गया वो और कॉलम ऐड कर लेते हैं इसमें, तो वो डिफरेंस निकालने में आसानी रहती है। प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब क्या है? जब ये पूरा प्रोग्राम आपने बना लिया, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या प्रोसीजर, क्या मेथड, सब कुछ एक एक चीज उसमें लिखी हुई है, वो आ जाता है प्रोग्राम में। उसमें सारे टाइप्स ऑफ प्लान आ जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट जीएसटी 2.0 लेकर के आई तो पूरा उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, कौन सी स्लैब हटा रहे हैं, न केवल उसमें ये है बल्कि कैसे काम करेंगे, कैसे इफेक्टिव इसको बनाएंगे, और जनता को फायदा पहुंचे या ना पहुंचेगा तो इसको कैसे इंश्योर करना है, ये भी उसमें लिखा हुआ था। कहते जीएसटी रेट तो हमने कम कर दी, तो कई बार प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, बदमाशी, वो क्या कर रहे हैं कि यार उन्होंने रेट ही बढ़ा दी बेस प्राइस, तो पब्लिक को फायदा नहीं मिल पाया। तो निर्मला सीतारमण जी ने ट्वीट भी किया था उसमें, ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, हम मॉनिटर करेंगे, ये नई रेट आने से पहले के रेट और नई रेट आने के बाद के रेट हम कंपेयर करेंगे, अगर डिफरेंस मिला तो 10 लाख की पेनल्टी है बेटा, दोबारा डिफरेंस मिला फिर भी नहीं माने तो 50 लाख की पेनल्टी। ऐसे कह रहे हैं तो एक डर तो रहता ही है, लेकिन कितना वो इफेक्टिव रहेगा वो देखना बाकी है। तो प्रोग्राम में सब कुछ लिखा होता है डिटेल में, ठीक है ना, क्या करना है, कैसे करना है, क्या बजट है, क्या रूल है, क्या पॉलिसी बनाएंगे, किस तरीके से अचीव करेंगे, क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, सारी चीजें लिखी होती है प्रोग्राम में, ठीक है ना। ये हमारा आखिरी हो गया चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट। थैंक यू सो मच। अगेन अगर चैप्टर की डिटेल आपको चाहिए, सर आपको एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है, तो इसी वीडियो के नीचे वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाइए और डिटेल में सीख सकते हैं आप चैप्टर को। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑर्गेनाइजिंग को रिवाइज करेंगे वन शॉट में। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।